खजूर से रोज़ा खोलें, थोड़ा बहुत कोई एनर्जी ड्रिंक लेना है, इवन ग्लैक्सोज डी ले लें या कोई ग्लूकोज थोड़ा बहुत आपने लेना है तो ले लें, लेकिन ये बाल्टियां भर के मीठा शरबत पीना, रूह अफ़ज़ा पीना, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई ये क्यों करते हैं। लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि ये डॉक्टर है, ये क्यों कर रहा है। ओ भाई डॉक्टर है तो इंसान का बच्चा ना, उसकी उसी तरह पॉलिटिकल एफिलिएशन है, उसका उसी तरह सारा कुछ है जैसे आप आम बंदे के। बिल्कुल यू कैन नॉट डू इट दिस वे ना। ये जो आप देख रही है ना, जो मेरे लिए लाई है इधर ले आओ कैमरा। ये 400 कैलोरीज का एटम बम है। एक तरफ समोसा, दूसरी तरफ आपकी पूरी जिंदगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? मैं बिल्कुल ठीक। भाई मेटाटेनमेंट की तरफ से रमज़ान मुबारक फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। भाई हमने सुना है कि आप हैं लाहौर में, तो सोचा कि आज की इफ्तारी आपके साथ की जाए, तो बताइए आप अवेलेबल हैं? कहाँ आए हम फिर? आप आ जाएं लाहौर में, मेरे हॉस्पिटल में आ जाएं। ठीक है जी, आप हमें पेन लोकेशन कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। चले मैं आपको अभी लोकेशन। लेकिन इफ्तारी फिर कुछ स्पेशल हम खुद ही लेकर आएंगे आपके लिए। इफ्तारी? जी बिल्कुल। इफ्तारी मैं आपको बड़ी जबरदस्त ही कराता हूँ ना। नहीं, हमारा ये जेस्चर है कि सब मेहमानों के लिए इफ्तारी हम खुद लेके जाते हैं। चले ले आए, फिर मेरा खर्चा बचेगा। ठीक हो गया, फिर आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, ठीक। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तो भाई आप एक काम करें, सैंडविचेस दे दीजिए, साथ में हमें पेटीज दे दीजिए, और एक काम कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के जो है ना एक और बन लग रहे हैं, आपकी चीज़ बंस भी दे दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान बहुत खैर मुबारक। और ये रही आपकी इफ्तारी जो हम अपनी पसंद से लाए हैं। बहुत शुक्रिया। अब ये इफ्तारी जो है ना, वो इफ्तारी वाली हो, नहीं तो मैं भी मंगवाऊंगा आपके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। डाइट कॉन्शियस हैं आप? करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है। और क्या मसरूफियात है ज़िंदगी में? मसरूफियात यही है, पेशेंट्स हैं और रोज़ों में भी कोशिश होती है कि क्लिनिक किसी तरीके ना पहले ख़त्म हो जाए। अगर लंबा चले तो फिर वो बहुत इशू करता है। कोशिश यही होती है कि क्लिनिक जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना बेहतर है। जितना फिर लेट हो जाए, स्पेशली अफ्तारी के लिए ब्रेक करते हैं, अफ्तारी के लिए ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद रिमेनिंग पेशेंट्स। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस चलता रहे, फिर सारे स्टाफ भी थकता है, रोज़ा वैसे ही एनर्जी लेवल तो डाउन हो जाता है। आप कितना थक जाते हैं? एनर्जी लेवल डाउन होता है बहुत। हाँ, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। एनर्जी लेवल एक वक्त आता है ख़त्म हो जाता है। तो जब एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है और जब रोज़ा खोल लेते होंगे, उस पर आप रिवाइव क्या करते हैं? नींद आ जाती है, सो जाते हैं। रोज़ा खोलते ही जो है पावर नैप्स आ जाती हैं, रोज़ा खोलते ही नींद आनी शुरू हो जाती है। एंड इट्स क्वाइट नेचुरल। और जिन जिन को नींद आती है वो बड़ी नेचुरल है। लोग कहते हैं पोस्ती हो गया है बंदा रोज़ों में, वो पोस्ती नहीं होता, ये बड़ा नेचुरल। अच्छा, वो नींद आती क्यों है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी अफ्तारी कर लें, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो होता ही है कि आपकी जो गट है, बिल्कुल आपका जो स्टमक है, उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, सर्कुलेशन बढ़ जाती है, एंड अल्टीमेटली आपकी ब्रेन में जो है वो सर्कुलेशन कम हो जाती है। और जब वो सर्कुलेशन कम हो जाती है तो फिर आपको डेफिनेटली जो है वो गनूदगी आने लग जाती है, नींद आनी शुरू हो जाती है, और फिर आप कहते हैं मैं सो जाऊं। नाइस। ऐसे इतना टेक्निकली किसी ने नहीं सोचा होगा जितना टेक्निकली किताबों में लिखा हुआ है ना। किताबें पढ़ता कौन है आजकल? ये मेडिकल की किताबें हैं, तो मेडिकल की बुक्स में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब आप पोस्ट प्रेंडियल जो आपको सोमनोलेंस होती है, नींद आती है, खाना खाने के बाद जो नींद आती है, उसका ये मैकेनिज्म। ज़बरदस्त हो गया। बचपन में रमज़ान कैसे थे आपके? बचपन में रमज़ान बहुत अच्छे थे और रोज़े सारे रखता था। इवन हमारे, क्योंकि मेरे जो रमज़ान थे वो सारे एग्ज़ाम्स में गुजरे, डॉक्टर से पहले भी, फिर डॉक्टरी के दौरान भी, फिर उसके बाद भी। तो रोज़े सारे रखे, लेकिन हमारे रोज़े टफ होते थे। एग्ज़ाम्स में हमें पढ़ना बहुत पड़ता था, डॉक्टरों को पढ़ना बहुत पड़ता था। बिल्कुल ऐसा ही है। रोज़ा कुशाई हुई है आपकी? रोज़ा कुशाई हुई है, अब याद नहीं ये कुछ भी। आपको बचपन की कोई ऐसी याद है जो आप चाहते हैं कि आप रीलिव करें उसको? कोई फनी मोमेंट? मेरी छठी क्लास में 11वीं पोजीशन आई थी, मैं रोज़े से था और मेरी मदर ने मुझे जूतियों से मारा था, वो मुझे आज भी याद है। तो बहुत ज़्यादा मारा था। पर क्यों? तो 11th पोजीशन आई थी। अब 11वीं पोजीशन क्लास में जो बच्चा पहली 3 लेता उसकी 11वीं आ जाए तो अम्मा मारेगी। और हमारे बहुत मारा। क्या रिएक्शन था? अबू इतना ज़्यादा नहीं करते थे, लेकिन अब स्कूलों में एक चीज़ बड़ी अच्छी हो गई। स्कूलों ने ये कर दिया और मैं इसको एंडोर्स करता हूँ। मेरी बेटी का रिजल्ट आया, उन्होंने सिर्फ ग्रेड्स बताए हुए थे, उन्होंने ये नहीं बताया था कि किसकी क्या पोजीशन है, और वो पोजीशन उसके स्कूल में बताते ही नहीं है। तो एक तो अम्मी की जूतियों की वजह से, और एक इन जनरल भी मैं इस चीज़ को कहूँगा कि स्टूडेंट को चलना चाहिए, ग्रेड्स बताएं। इससे बच्चों में मुकाबले की फ़िज़ा नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही ये जो कंपटीशन है ना, ट्रस्ट में, ये आपको
इन दी एंड ना बहुत ज्यादा नीचे गिराना शुरू कर देता है। मुझे भी गिराता है, हर किसी को बिल्कुल, हर गिराता है। किसी को कंपटीशन गिराता नहीं है। होना चाहिए। वो कहते हैं ना एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं बच्चे। एग्जैक्टली और एक का रिजल्ट दूसरे को नहीं पता होना चाहिए। बिल्कुल ये जो हमारे ऐसा ही है। कॉलेजेस में ट्रेंड है ना, आपको पता है बाहर की दुनिया में वेबसाइट्स पे रिजल्ट आता है, उसको अंदर पता होता है पास है कि फेल। बिल्कुल ऐसा ही इधर है, तो बिल्कुल पता ऐसा ही है है। कि पूरे शहर वो लगा देते हैं कि भाई तुम सब फेल हो, तो जब लगा देते हैं तो वहाँ से फिर मसले हो जाते हैं। आइए चले हम ऑफिस में चलते हैं आपके। चले आ जाए। आइए बैठिए, क्योंकि जाहिर सी बात है रोजा होगा आपका, थक गए होंगे। नहीं मैं बिल्कुल नहीं थका, आप लोग सफर बैठिए। करके आए हैं। यू पीपल मस्ट बी टायर्ड। नहीं हम तो बिल्कुल नहीं थके, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई खाने में वैसे आपको क्या पसंद है? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल बताइए। मैं बड़ा क्लियर कहता हूँ कि आप अफ्तारी में ना डायरेक्ट अफ्तारी करें खजूर के बाद, इवन मीठा पानी भी ना पिए, फ्रेश लाइम लें। फ्रेश लाइम में क्या होता है, नींबू पानी में नींबू निचोड़ के काले नमक के साथ ये वो लें। जो लोग ये ज्यादती करते हैं ना अपने साथ कि बहुत ज्यादा मीठा पी लेते हैं, आप ये देखें व्हाई दे गेन वेट इन दी एंड। अभी मेरा जो हशर हुआ है ना, ये कपड़े आप मेरे देख रही हैं, ये सारा ये पेशेंट देख देख के मेरा मैं बिल्कुल ऐसा ही, खत्म हुआ बिल्कुल पड़ा। बिल्कुल। तो और फिर रोजे के साथ बिल्कुल। तो उसके बाद आपने एनर्जी लेवल बिल्ड करा, वो मीठा बिल्ड नहीं करेगा, आपकी कम्प्लेक्स कार्ब्स की सोर्स करेगी। तो आप खजूर से रोजा खोलें, थोड़ा बहुत कोई एनर्जी ड्रिंक लेना है, इवन ग्लैक्सोस डी ले लें या कोई ग्लूकोज थोड़ा बहुत आपने लेना है तो ले लें, लेकिन ये बाल्टियां भर के मीठा शरबत पीना, रूह अफ़ज़ा पीना, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई ये क्यों करते हैं। और इससे नुकसान होता है ना, इन दी एंड यू गेन वेट। रोजों के एंड में आपने वजन बढ़ाया होगा, तो इन दी एंड यू पीपल गेन वेट। तो वो वेट गेन नहीं करना चाहिए आपको ना, वो फिर और फिर डायरेक्ट रोटी खाएं। एक सिनेरियो जरूर याद रखें कि आप डायरेक्ट रोटी खाएं, और अगर आप कोशिश करें कि 8 ग्लास पानी पिए बिटवीन योर अफ्तार एंड सहर, 8 ग्लास पानी पिए। सही। अच्छा ये जो जब रमज़ान आते हैं और ये जो हम फास्ट कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, फिर ये किस तरह से हमारे बॉडी को चेंज करता है? क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इतना टाइम तक कुछ खाएंगे नहीं तो हमारे स्टमक्स में एंजाइम्स होते हैं, हमारे स्टमक्स में जूसेस होते हैं जो कि एसिड बढ़ा देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, जब आप फास्ट करते हैं ना, लोगों को तेजाबियत के मसले हो जाते हैं रोज़ों में। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप अगर 40+ हैं तो थोड़ा बहुत पीपीआई लेने में कोई हर्ज नहीं है, मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। मैं किसी दवाई का नाम नहीं ले रहा, एसिड सप्रेसिंग ड्रग्स जो होती है ना, वो आप ले सकते हैं, ओवर द काउंटर ना लें, लेकिन जब बहुत तबीयत खराब हो तो आप कोई भी अच्छी एसिड सप्रेशन ड्रग ले सकते हैं। और कोशिश करें मर्च मसालों वाली चीजें मत खाएं। रोजों में तो बिल्कुल तर्क कर दें। रोजों में तजाबियत क्यों होती है? योर अफ्तारी स्टार्ट्स विद, आप तो नहीं लाई ना, योर अफ्तारी स्टार्ट्स विद समोसा समोसा पकौड़ा। मैं इस पे आने वाली थी, आपने तो पाकिस्तानियों की दुखती रगों पे हाथ रखा है बिरयानी और समोसे को है इस तरह से एक बनाकर एक क्वेश्चन बना के, और लोग परेशान बाज ही नहीं आए ना, बाज आए। अच्छा बहुत सारे लोग बाज आए हैं, क्रॉस बॉर्डर गई है, बाहर भी गई है, इंडिया में गई है, बाज आए हैं लोग, बहुत बाज आए हैं, लेकिन स्टिल समोसा इज नॉट रिकमेंडेड इन रमजान। क्या योर लाइफ आप क्रॉनिकली आप 30 दिन रोज समोसे खाओगे, तो 30 दिन गंदे तेल में तले हुए समोसे, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि रमजान में तो इनकी चांदी हो जाती है, ये गंदा बहुत तेल ज्यादा बेचने चांदी हो जाती है, और लोगों से तो कंट्रोल नहीं होता ना। तो रमजान में कैसे इंसान अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करे फिर इन चीजों से? सेल्फ कंट्रोल देखें, ये रमजान में नहीं तो रमजान के बाद भी नहीं। अब रमजान तो आपको सिखाते ही सेल्फ कंट्रोल। बिल्कुल। अगर रमजान आपको कह रहा है कि आप इतने घंटे फास्ट रखें, इतने घंटे आप रोटी नहीं खाएंगे, आप भूखा रहेंगे, अगर रमजान आपको इतना सेल्फ कंट्रोल सिखा रहा है, तो मतलब ऐसी अंदर कौन सी हैवानियत है कि समोसा सामने आती आपने टूट पड़ना है उस पर, या पकौड़ा सामने आती। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ना खाएं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मॉडरेट करें ना चीज़ों को। ये तो नहीं कि आपने हर वक्त समोसा पकौड़ा दही बल्ले फ्रूट चाट में भी चीनी डाल रहे हैं, फ्रूट की तासीर तबाह कर देते हैं जब फ्रूट के अंदर चीनी डाली जाती है, फ्रूट को तबाह कर रहे हैं, फ्रूट चाट को तबाह कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये गलत कर रहे हैं? फ्रूट के अंदर ऑलरेडी एक हेल्दी शुगर का कंटेंट होता है, ऊपर से चीनी क्यों डालते हैं? लोग शीरा बना के डालते हैं फ्रूट चाट्स में, शुगर सिरप। जी क्या कर रहे हैं ये? आप अपनी हेल्थ को खुद खराब कर रहे हैं ना। तो अल्टीमेटली यू पीपल आर ड्रास्टिकली डैमेजिंग योर थिंग्स। ये नहीं होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल और पोर्शन कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, अगर अपनी आवाम को बताएं? सेल्फ कंट्रोल तो इंसान की अपनी जात पे होता है, और पोर्शन कंट्रोल भी तो उसी वक्त होगा ना। पोर्शन कंट्रोल जो होता है ना, वो इंसान को बताना पड़ता है। जैसे बिल्कुल ऐसे है जैसे आप अपने आप को बांधते हैं ना। सेल्फ कंट्रोल ये होता है कि इंसान को खुद पता होता है उसने अपने नफ्स को कैसे काबू में रखना है। पोर्शन कंट्रोल ये होता है कि वो फिर उसके लिए ना हरबे आजमाते हैं कि यार आई हैव टू डू इट,
ये पोर्शन है, ये इतनी प्लेट है, मैं इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा। तो उसको वो पोर्शन उस तरह कंट्रोल करना पड़ता है। अगर वो उस तरह कंट्रोल नहीं करेगा तो चीज़ें उसकी ख़राब हो जाएंगी। परफेक्ट। हाउ डिड यू चूज दिस फील्ड? आई मीन बचपन में तो इंसान बचपन से तो नहीं सोच रहा होता ना, ऑब्वियसली, क्योंकि हम बचपन में बहुत सारी फील्ड चूज़ करते हैं और बड़े होके हम कोई 5th या 6th फील्ड चूज़ कर लेते हैं जो हमने वन ऑफ द फील्ड लिखी हुई होती हैं। आपने कैसे ये फील्ड चूज़ करी? मैं मैदे और जिगर का स्पेशलिस्ट बनना चाहता था 2nd ईयर MBBS में भी नहीं, 1st ईयर में जब मैं पढ़ रहा था मुझसे कोई और सिस्टम पढ़ा ही नहीं जाता था, बड़ा मुश्किल से। हाँ, और मैं कोई भी और सिस्टम जैसे ब्रेन है और बॉडी पार्ट्स हैं, न्यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है गुर्दों की, कार्डियोलॉजी है हार्ट की, सर्जरी की इवन फील्ड है, मैं कुछ भी और पढ़ने की कोशिश करता था ना, मुझे उसकी समझ तब आती थी जब मैं उसकी पहले GI और लिवर पढ़ता था। तो GI और लिवर पढ़ के मेरी ऐसी चीज़ें जो है ना स्ट्रॉन्ग हो गई कि अल्टीमेटली मैंने फिर मैदे और जिगर के स्पेशलिस्ट बनने का फैसला किया। अगर आप नहीं होते स्पेशलिस्ट या डॉक्टर भी नहीं होते तो वो कौन सी ऐसी फील्ड थी कि फिर आप वो चूज़ करते एज अ प्रोफेशन? ये वैसे बड़ा डिफरेंट सवाल है। मैं एक्चुअली मुझे जर्नलिज्म पसंद था, इसीलिए मेडिकल जर्नलिज्म की इस्तेलाह जो है वो हम लोगों ने ही इंट्रोड्यूस कराई। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेडिकल तो मुझे जर्नलिज्म का शायद अगर मैं ये ना होता तो मैं बड़ा ही फिर बेबाक किस्म का जर्नलिस्ट होता। डॉक्टर इंसान को बुज़दिल बना देती। ऐसा है। वो डर जाता है, वो चीज़ों से रुकने लग जाता है। मतलब वो चाहता है कि मैं अपनी क्योंकि शायद तालीम आपको शऊर उस लेवल का दे देती है कि इंसान फिर अगर हिम्मत करता है, मतलब मेडिकल की तालीम, कि फिर उसको पता होता है कि यार ये मेरी हदें हैं, मैं इसको नहीं पार करूँगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और इंसान, आपको क्या लगता है कि इंसान इस फील्ड में आके बाउंड हो जाता है और दूसरी फील्ड्स एज अ प्रोफेशन उन्हें बड़ा ओपन रखती हैं? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि इस फील्ड में बाउंड हो जाता है। मैंने बाउंड होता अगर मैं सरकारी नौकरी करता, मैंने सरकारी नौकरी नहीं की, मैंने रिजाइन कर दिया था। अच्छा। मैं बंद जाता। हाँ, ये वाली चीज़ें ज़रूर हैं कि लोग ना डॉक्टर को अटैक बड़ी जल्दी कर लेते हैं। अगर आपको समझाने की भी कोशिश करें ना, लोग कहते हैं तो पढ़ा लिखा है, ये ऐसी क्यों बात कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी फेवर भी रखें, देखिए हर बंदे की कोई ना कोई पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन होती है। अगर आप थोड़ी सी फेवर रखने की कोशिश करें किसी भी पॉलिटिकल जमात को, लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि ये डॉक्टर है, ये क्यों कर रहा है। ओ भाई, डॉक्टर है तो इंसान का बच्चा ना, उसकी उसी तरह पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, उसका उसी तरह सारा कुछ है जैसे आप आम बंदे का है। बिल्कुल। यू कैन नॉट डू इट दिस वे ना, तो ये चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त कहा है भाई। ऑन द स्केल ऑफ 1 till 10 हाउ पॉलिटिकल आर यू? आई एम पॉलिटिकल इन ए सेंस कि मैं चाहता हूँ, देखिए हमने हर स्टेज पे तो मार खाई है। मैंने सरकारी नौकरी क्यों नहीं की? हमारे सरकारी अस्पतालों के हालात ही ये नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। पॉलिटिकल हर वो इंसान होगा जो चाहेगा कि उसके बच्चों का मुस्तकबिल सेफ हो, उसके जो स्टेट में अगर उसकी स्टेट जिम्मेदारी ले उसके बच्चों की तालीम की, उनकी सेहत की, उनकी एजुकेशन की। अगर आप कहते हैं कि पॉलिटिकल होना कोई गुनाह है, तो पॉलिटिकल होना का मतलब यह है कि मैं अपने मुल्क का ना सोचूं। मैं एक पढ़ा लिखा शहरी हूँ, मुझे हक नहीं है मैं अब इस मुल्क का सोचूं, ठीक है। और हमें शायद आई थिंक डॉक्टर को तो ज़्यादा पॉलिटिकल डजंट मीन कि आप किसी को क्रिटिसाइज करें। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन पर उंगली उठाएं, चाहे कोई भी हो। लेकिन पॉलिटिकल बाइसिंग किसी की भी हो सकती है और वो किसी के साथ भी हो सकती है। उस एफिलिएशन को चैलेंज नहीं करना चाहिए। और अगर किसी की कोई पॉलिटिकल बाइसिंग है और आपकी वो नहीं है, तो इट डजंट मीन कि आप उसे गालियाँ दें। इफ बीइंग इन लाइमलाइट अगर किसी की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो अब दूसरा उसको गाली नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। पर हम तो क्रिटिसाइज करते हैं ना, हमारी आवाम ही ऐसी कि वो हर चीज़ को एग्जैक्टली गाली देती है, क्रिटिसाइज करती है, सब चीज़ करती है। रोज़ों में गालियों के ट्रेंड चल रहे हैं, आप देखिए ना, पॉलिटिकल बेस्ड रोज़ों में गालियों की शर्म नहीं आती, बिल्कुल बेशरम हो चुके हैं। अफ्तारी के टाइम गालियां दे रहे होते हैं, समोसे खरीदते हुए गालियां दे रहे होते हैं, गालियां दे के समोसे ले रहे होते हैं। तो ये हाइपरटेंशन, ये गुस्सा, ये इस सब हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होता है? किसकी वजह से होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, इसको डिफाइन करिए। ये एक जो अफ्तारी का टाइम होता है ना, उस टाइम आपका ग्लूकोज लेवल बिल्कुल नीचे। जैसे आप घर में कभी जाती हो अम्मी से, अब्बू से, रोटी लगाओ, खाना लगाओ, भूख लग रही है, ये वो वाली जो कैफियत होती है ना अफ्तारी के टाइम, ये इस तरह छित्ते हुए होते हैं। मोटरसाइकिल वाले का बस नहीं चल रहा होता, दूसरे को साथ लेता ही जाए। ऐसा ही है। आपका कभी हुआ है किसी से लड़ाई झगड़ा? अफ्तारी के टाइम तो मैं निकलता ही नहीं हूँ, अगर निकलूं तो फिर लड़ाई झगड़ा हो ही। यानी इसका मतलब आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव और गुस्से वाले हैं? नहीं, मैं अग्रेसिव नहीं है, लेकिन मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। अच्छा। हर किसी को हो जाता है।
और मैं क्योंकि कार्ब्स यूजुअली अवॉइड करता हूँ यूजुअली, तो जो कार्ब्स यूजुअली अवॉइड करते हैं ना लोग, उनको शायद स्मॉल बिट्स में थोड़ा कुछ कभी कभी ज़्यादा लेना पड़ जाता है। जबरदस्त। भाभी नजर नहीं आ रही, किधर है भाभी? शॉपिंग कर रही है, मैंने उन्हें बुलाया। जबरदस्त। तो क्या भाभी के साथ कैसा रिलेशनशिप है आपका? हाउ हैज शी चेंज्ड यू एंड द लाइफ यू आर लिविंग राइट नाउ? नाजिश इज़ वेरी गुड, डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है, कंसल्टेंट। तो उसने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बदली, उसने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेकर आई, और वो इस तरह लेकर आई कि उसने लाइफ में ना मुझे आज़ादी बहुत दी। मर्द जब मोहब्बत करता है ना तो इज्जत करता है, ठीक है? तो मर्द को औरत की उस हद तक आज़ादी देनी चाहिए। मुझे बड़ा बुरा लगता है, अब वो मीडिया में है, फुल फ्लेज मीडिया में काम कर रही है, उसकी कोई वीडियो आती है, नीचे दुपट्टा कमेंट शुरू हो जाता है। मतलब exactly. मैं उस चीज़ को वो नहीं कह रहा। अब रमज़ान में इसको लोग किसी और तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल। नमाज पढ़ रही है, चीज़ें कर रही है, वो उसका मुझे पता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, मुझे पता है उसका अल्लाह के साथ क्या रिलेशन है, और इवन मुझे पता होने से ज़्यादा उसको पता है कि उसका अल्लाह से क्या रिलेशन है। हम लोग बहुत जजमेंटल हैं। उस बंदी ने बड़ा सपोर्ट किया, बीइंग इन लाइमलाइट। अब उसको जिस तरह का चीज़ है बैश, उसका कसूर नहीं है, शी इज़ इन लाइमलाइट और वो आ गई है, तो उसको टारगेट नहीं किया। वो तो सफ़र तो दोनों ही कपल्स कहीं ना कहीं कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हर इंसान जो लाइमलाइट में आ जाता है, व्हाई डू पीपल क्रिटिसाइज देम अ लॉट? मतलब वेले हैं और क्या कह सकते हैं। मतलब वो कीबोर्ड वेले जो होते हैं जिंदगी में जो इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता ना, वो दूसरे पे तनकीद करता है। ये याद रखें, नाकाम लोग दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, कामयाब इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी और पर बात करे, नाकाम इंसान करता है। और अगर आप पर्टिकुलरली, मैं तो एक जनरल टर्म यूज़ की ना वेले, अगर आप पर्टिकुलरली ये काम शुरू कर दें, तनकीद दर तनकीद। अच्छा, आप आपके भी लोग होंगे, फेसबुक पे होंगे, वैसे आप ट्विटर पे देखती होंगी, आप देखेंगी जो मनफी बंदा है ना, कॉन्टिन्यूसली आपको पता लग जाएगा कि इसका एक मनफी माइंडसेट है। ये फेसबुक पे जब करेगा या कोई भी बात करेगा, ये मनफी माइंडसेट के तहत बात करेगा, पॉजिटिव कभी भी नहीं होगा। तो ये जो मनफी है ना, ये एक माइंडसेट का नाम है, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है। इंसान फिर अपना माइंडसेट कैसे चेंज करे? क्योंकि माइंडसेट तो हम अगर खुद चेंज नहीं करेंगे तो कभी चेंज नहीं हो सकता, हमारी सोसाइटी भी चेंज नहीं कर सकती, और जब हम अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे तो सोसाइटी का माइंडसेट नहीं चेंज होगा। तो ये कैसे वर्क करती है, ये ट्रायंगल जो है, ये कैसे वर्क करता है फिर? इट्स इन जेनेटिक्स, इट्स इन ट्रेनिंग, इट्स इन तरबियत। ओके, ठीक है। आप किसी इंसान की ज़िंदगी से उसके पहले 15 साल नहीं निकाल सकते। If that man is meant to be negative, you cannot change it at the age of 65. अगर वो जो 15 साल गालियाँ सीखता रहा है, 65 साल की उम्र में गाली दे के ही मरेगा। मैंने अस्पताल में लोग देखे हैं, कुछ लोग कह रहे होते हैं मेरी माँ किधर है, माँ जी नू बुला दो। मर रहे होते हैं ना, पानी ले, माँ को गुजरे पता नहीं कितना अरसा हो गया, अम्मा अम्मड़ी अम्मा नू, तो उसका सिनेरियो और होता है। कुछ और कह रहे होते हैं तेरी माँ, तो सीखे, उनकी तरबियत ऐसी होती है, वो नहीं निकलता, मरते दम तक नहीं निकलता। मैं कहता हूँ वक्ते नज़ा पे भी गाली देते हुए जाते हैं, ट्रेनिंग ऐसी हो जाती है। इट्स इन जीन्स, इट्स इन जीन्स। तो हाउ विल दैट चेंज? मतलब अगर जीन्स में तो है, लेकिन इंसान अपने आप को चेंज तो कर सकता है, या चेंज एक मिथ है, या नहीं कर सकता इंसान अपने आप को चेंज? देखिए, हालात व वाक़यात होते हैं, चेंज इनएविटेबल प्रोसेस नहीं है, चेंज इज़ एविटेबल प्रोसेस, बट वन हैज़ टू वर्क। तालीम का काम होता है शऊर देना, लेकिन मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है कि वो गाली ही देते हैं। शऊर जो है, शऊर एक अलग चीज़ का नाम है, तालीम एक अलग चीज़ का नाम है। शऊर तरबियत से आता है, तालीम किताबों से आती है। अगर आप किसी जाहिल में सिर्फ तालीम और किताबें घुसा देंगे ना, उसको शऊर नहीं देंगे, वो गाली ही देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मैटर करता है, रमज़ान में भी देगा। बिल्कुल ऐसे, परफेक्टली आंसर। अगर मैं पूछूं कि डॉक्टर आपके नाम से एक थोड़े सेकंड के लिए हटाते हैं और पूछते हैं अफान कैसा है, एक कैसा इंसान है? अगर मैं आपसे पूछूं तो ग्रोइंग अप एंड एवरीथिंग, आई वांट टू नो कि हु इज ही, मतलब कौन है अफान कैसा? देखिए, मैंने अपनी लाइफ में ना, मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर थे, दोनों प्रोफेसर बने बाद में, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, एंड दे वर फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो मैंने लाइफ में उनको बड़ी स्ट्रगल करते देखा, फिर मैंने खुद बड़ी स्ट्रगल की। आई वॉज नो वेयर इन मीडिया, मीडिया वॉज माई पैशन। आई स्टार्टेड राइटिंग इन एक्सप्रेस, और उसमें अयाज खान साहब जो अब एक्सप्रेस के ऑल इन ऑल हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड देन द डिजिटल मीडिया वर्ल्ड, और ये मैं अपने शौक से करता गया। आपने मुझसे एज अ पर्सनैलिटी पूछी थी, तो वो लोग अच्छा बता सकते हैं, इस पर कमेंट नाजिश ज़्यादा अच्छा कर सकती है। हाय, काश होती वो आ रही है अभी, परफेक्ट हो गया, ज़बरदस्त हो गया। वो आती, फिर उनसे और किसी गपशप लगाते हैं। आइए ज़रा बैठिए, आप आ जाए। थैंक यू।
बस फिर भाभी आती तो फिर तो आपके बहुत सारे राज मैं उनसे पूछूंगी। अच्छा आप लोग मिले कैसे थे? हमारे लोग समझते हैं लव मैरिज है, बट इट इज एन अरेंज मैरिज। Really? हाँ, इट इज नॉट लव मैरिज। तो आप समोसे ले आई हैं। बिल्कुल इस पे भी आपके कमेंट्स चाहिए मुझे बिल्कुल, लेकिन आप पहले जल्दी से मुझे बताएं कि आप लोग मिले कैसे थे? हम मिले थे, ये जो आप देख रही हैं ना, जो मेरे लिए लाई हैं, इधर ले आओ कैमरा आप। ये 400 कैलोरीज का एटम बम है। एक तरफ समोसा, दूसरी तरफ आपकी पूरी जिंदगी। इसके अंदर इतने हाई कार्ब्स होते हैं और इसके अंदर जो तेल जिसमें तला गया होगा वो तेल कंटेन करेगा फ्री रेडिकल्स, और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दे आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। और अल्टीमेटली आज आप जाके पूछें, इन्होंने नहीं पूछा होगा, ये लेके आई हैं, कि जब समोसा जिस तेल में तला गया है वो तेल आखिरी दफ़ा कब डला था। अगर वो तीसरी से चौथी दफ़ा रीफ्राई हुआ है तो इट मीन्स आई एम ईटिंग समथिंग बैड विच इज़ कैंसर कॉजिंग। तो एक तरफ ये समोसा है और दूसरी तरफ पूरी जिंदगी। इससे भी ज्यादा जो ये इफ्तारी के लिए लाई है, सॉरी मैं आपकी इफ्तारी का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल आप करें, ये आप लाई है बिल्कुल पैटी। करें, आप एजुकेट करें। पैटी कहते हैं ना इसको। जी बिल्कुल, ये वेजिटेबल पैटीज ये जो पैटी है ना, ये आपके पेट के ऊपर उसी तरह पैट बनती है और फैट पैट बनाती है। दिस इज नॉट गुड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी कार्ब्स का बहुत ज्यादा कंटेंट है एंड दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा चिकन होगा, और अगर आप, क्योंकि अब आप लाहौर से खरीद के लाई हैं तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसमें चिकन होगा कि क्या होगा। बिल्कुल तो आई कैन नॉट कमेंट कि इसमें चिकन है। तो होपफुली इसमें चिकन होगा। रमजान में कम से कम चिकन नहीं बिल्कुल, आई होप इसमें चिकन हो। ये मैंने थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी है। रमजान में अल्लाह खैर करे। बिल्कुल अल्लाह खैर ही करे। भाई गुड फैट और बैड फैट लोगों को नहीं समझ में आता, क्या होता है? जो HDL है ना, HDL इट इज गुड कोलेस्ट्रॉल, और उसका कंटेंट अगर आपकी बॉडी में ज्यादा है तो इट्स गुड, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल, और ये जितना आपकी बॉडी में है ये बैड है। इसी तरह ट्राइग्लिसराइड्स आर बैड फॉर योर हेल्थ, हाई कोलेस्ट्रॉल इज बैड फॉर योर हेल्थ। अब इससे हट के आ जाएं, यूरिक एसिड इज बैड फॉर योर हेल्थ। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसमें HbA1c बहुत ज़्यादा हो जाता है, या शुगर RBS वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, इट्स अगेन नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और ये जो शुगरी ड्रिंक्स है ना, जैसे ये क्या चीज़ नहीं है, ये आपका एप्पल जूस है। एप्पल जूस है, इट्स गुड, लेकिन इसमें चीनी और ये चीज़ें क्या है बताएं, आप बताएं क्या है? ग्रेप जूस। हाँ, ये ग्रेप जूस है। तो इसमें जो शुगरी कंटेंट है दैट इज इस तरह। अच्छा मैं आपको बताऊं, जो जूसेस होते हैं ना, दैट दे शुड ऑलवेज बी टेकन, ये जो फ्रूट्स होते हैं रॉ। मैं इफ्तारी में जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, इवन जो फ्रूट चाट्स बनाते हैं, आप फ्रूट को फ्रेश रहने दें। आप उसमें जब चीनी डालेंगे ना या जूस में उसको कंसंट्रेटेड हो जाता है ना, फिर अच्छा, फिर लोगों को रमजान में शिकायत क्या होती है? कब्ज हो जाती है। बिल्कुल, ठीक है। अगर यही ग्रेप्स जो है, ये जितना कम से कम पाया या आधा किलो के होंगे, अगर यही वाले ग्रेप्स आप मेरे लिए उसमें ले आती ना, फ्रेश ले आती, आप मेरी मेहमान इफ्तारी मुझे अरेंज करनी चाहिए थी, फिर मेरे लिए बताना आसान होता। फिर मैं वो बताता कौन सी चीजें खानी थी, अब मैं बता रहा हूँ कौन सी चीजें नहीं खानी। तो ये ग्लास जो ग्रेप्स के जूस का आप देख रहे हैं, अगर इस ग्लास की जगह वो ग्रेप्स ही होते रॉ में तो वो ज्यादा अच्छे और हेल्थ के लिए इफेक्टिव होते। क्यों? कब्ज ना होने देते, उनमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता और वो फिर आपके लिए अच्छा था। भाई ये तो आपने इफ्तारी के बारे में बता दिया ना, इंसान सहरी में फिर क्या वो चीजें खाए? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मैं बताता हूँ। देखिए, हम लोग पराठा खाते हैं, पराठा बड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और वो जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, कीमा भी तो होता है, पराठा, कीमा, अंडा, फिर साथ में लस्सी का ग्लास, और सब सहरी होती है, और चाय होती है, चाय भी होती है, बिल्कुल चीनी वाली। इधर ब्रश होता है हाथ में, इधर चाय होती है, इधर चाय होती है, और बहुत सारा पानी इन दी एंड कि भाई सारे सायरन होने वाला है, जल्दी से बहुत सारा पानी कंटेनर बन जाते हैं, कंटेनर भर लेते हैं। अगर ये याद रखें कि पानी ज्यादा पीने का मतलब ये नहीं है आपको प्यास नहीं लगेगी। प्यास आपको लगेगी आप जो सहरी में करतूत घोलेंगे। अगर आप ज्यादा नमक खा लेंगे, ज्यादा सालन खा लेंगे, इवन पराठा खा लेंगे, और ये जो घोंसलों में जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मुझे बच्चे देख रहे हैं जो आप डीजल पराठा खाते हैं, बाहर का नहीं बेस्ट का ही होता है, लेकिन बनता बसों के डीजल में। तो वो जो डीजल पराठा आप खाते हैं, हमारे हॉस्टल में तो डीजल पराठा ही था, ये पता नहीं तेल को डाल देते हैं अच्छा, तो आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तो वो फिर सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता, दैट अल्टीमेटली हार्म्स, उससे प्यास लगती है, और ये 11-12 बजे फिर भूख लगा देता है। आप समझते हैं ना, पराठा खा लूंगा तो पूरा दिन भूख नहीं लगेगी, वो ज्यादा लगेगी। आप कम्प्लेक्स कार्ब्स लेंगे, दलिया, ओट मील, हाई फाइबर वेजिटेबल्स, चने, चना चाट, या इस तरह की चीज जिसको ग्रेनोला, हाँ,
अगर वो जिसको बना के खा टाइम लिया। लगे। कॉर्नफ्लेक्स इनको दूध में लो फैट मिल्क में डुबो के इनको इसबगोल का छिलका सहरी में लाजमी लिया करें। तो जब पूरा दिन कब्ज नहीं रहती और वो स्टे बिलोंग करता है और प्यास भी नहीं लगने देता, क्योंकि वो स्लो रिलीज करता है आपकी न्यूट्रिएंट्स को, वो एब्जॉर्ब कर लेता है सारा कुछ, तो इट्स गुड। ज़बरदस्त। तो भाई हमारे व्यूअर्स को पता चल गया कि उनको सहरी में क्या क्या खाना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। इन दी एंड आप हमारे व्यूअर्स को क्या रमज़ान में मैसेज देंगे, प्लीज़ दीजिए। देखिए रमज़ान में जिस तरह आप अपने बहुत सारी और बुरी आदत छोड़ देते हैं, झूठ बोलना छोड़ देते हैं, हया का दामन थाम लेते हैं, मस्जिदें भर देते हैं, वहीं आप अपने स्टमक के साथ भी सिंसियर हो, अपनी बॉडी के साथ भी सिंसियर हो। ईट नीट, ईट क्लीन। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें बिल्कुल मना है, लेकिन मेक देम क्लीन एंड देन ईट इट। इसको आप एयर फ्रायर में खा सकते हैं, या ऐसा तेल जो एक ही दफ़ा डाला गया हो, मसाले अच्छे इस्तेमाल किए गए हों, और वो भी तब कि आप बाहर की जो अफ्तारी है ना उसे वीक में एक दफ़ा आ जाए, और नहीं बेगम तंग कर रही है 2 दफ़ा ले आए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ईट नीट, जो नीटनेस आपकी सोल में आ रही है वही आपकी बॉडी में, आपके खाने में भी आनी चाहिए। परफेक्ट एडवाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन। रमज़ान Thank you. मुबारक और ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।